लक्ष्मीकांत के सीरीज में आप सबका स्वागत है दोस्तों। यह सेकंड पार्ट का लास्ट चैप्टर है। इससे पहले मैंने सेकंड पार्ट का बहुत सारे टॉपिक करा दिए हैं। अगर आप लोग नहीं किए हैं तो जाकर देखिए, पूरा प्ले लिस्ट बना हुआ है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मैं आपको एक ऐसे तरीके से पढ़ाता हूं और मेरे जैसा आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। क्यों नहीं पढ़ाएगा? क्योंकि दोस्तों मैं एक एक पॉइंट को हाईलाइट कर देता हूँ, आपके बुक में ही हाईलाइट कर देता हूँ, ताकि आप जब बुक पढ़े तो आपको समझ में आए। ठीक है, मैं ऐसा नहीं करता हूँ कि यहाँ से अलग निकाल कर आपको दिखाता हूँ, नहीं, जो बुक में है उसी को पढ़ाता हूँ ताकि आप लोग पढ़े तो आपको कोई परेशानी ना हो। आप लोग अपना बुक निकाल कर ज़रूर पढ़िएगा, मैं जैसे आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों कि संविधान सभा की आलोचना। संविधान सभा की आलोचना का मतलब होता है कि संविधान सभा की लोग बुराइयां निकालते हैं कि ये कमी था, वो कमी था, ये नहीं था, वो नहीं था। इसी को तो आलोचना कहते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो इन संविधान सभा की आलोचना करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वही ये कैसा आलोचना था जो हमको ज़रूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यही आलोचना होता है कि संविधान सभा को विभिन्न आधार पर आलोचना किया गया है। तो वो कौन सा आधार है? तो देखिए, सबसे पहला तो यही कहा गया कि यह प्रतिनिधि निकाय नहीं था। यह प्रतिनिधि निकाय नहीं था क्योंकि इसमें बहुत से लोगों ने भाग नहीं लिया था। कहा कि यह वयस्क माता अधिकार के आधार पर नहीं हुआ है इसका चुनाव। कहा कि यह चुनाव जो इसका हुआ है संविधान सभा का, वयस्क माता अधिकार के आधार पर नहीं हुआ है। वयस्क माता अधिकार क्या होता है? वयस्क माता अधिकार में हमें अधिकार मिलता है वोट देने का। सभी को अधिकार दिया जाता है वोट देने का, चाहे वह धनी हो, गरीब हो, कोई भी हो, उसे वोट देने का अधिकार दिया जाता है। लेकिन यह संविधान सभा प्रतिनिधित्व निकाय नहीं थी, यही कहना है आलोचकों का। ठीक है, और दूसरा आलोचना यह होता है कि यह संप्रभुता का अभाव था। इसमें संप्रभुता का अभाव था। संप्रभु का अर्थ तो आप लोग को समझा दिए हैं, जिस पर किसी का दबाव ना हो। लेकिन कह रहा है कि इसमें तो संप्रभुता का ही अभाव है। क्यों अभाव है? क्योंकि कहा जाता है कि ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों के आधार पर ही इसका निर्माण हुआ है, इसलिए यह संप्रभुता का अभाव था इसमें। फिर कहा जाता है कि संविधान सभा की जो अपनी बैठक थी उससे पहले वह ब्रिटिश सरकार से इजाज़त लेती थी, इसलिए कहा जाता है कि इसमें संप्रभुता का अभाव है। ये दो कारण बताए जाते हैं। फिर तीसरा आलोचना यह होता है कि समय की बर्बादी है, ज़रूरत से ज़्यादा समय ले लिया। कहा जाता है कि अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने तो मात्र 4 माह ही समय लिया था काम को पूरा करने में। एक व्यक्ति हैं निराजुद्दीन अहमद, ये भी संविधान सभा के सदस्य से ये कहते हैं कि प्रारूप समिति को एक नया नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? कि अपोहन समिति। अपोहन समिति का मतलब होता है कि यह भटक गई। अपोहन का मतलब होता है भटक जाना, तो यह भटकन हुई समिति है। ठीक है, इस तरह इनका नाम दिया जाता है। तो समय की बर्बादी हुई। फिर कहा जाता है कि दोस्तों यह कांग्रेस का प्रभुत्व था। संविधान सभा में कांग्रेस का प्रभुत्व अधिक था। कहा जाता है कि एक व्यक्ति हैं ब्रिटेन के संविधान के विशेषज्ञ ग्रेनविल ऑस्टिन, ये टिप्पणी करते हैं कि संविधान सभा तो एक दलीय देश की एक दलीय निकाय है। कहा कि सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। इस तरह का आलोचना करते हैं ग्रेनविल ऑस्टिन। इनका नाम याद रखिएगा। ये स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लेगा कि संविधान सभा एक दलीय देश का दलीय निकाय था, यह किसका कथन है? तो ग्रेनविल ऑस्टिन का कथन है। ठीक है, और सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। और पांचवा आलोचना यह होता है दोस्तों कि वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व था। वकील, इसमें बहुत सारे वकील शामिल थे, राजनीतिक व्यक्ति इसमें अधिक शामिल थे, आलोचकों का कहना है। क्या कहते हैं? तो इसमें कहते हैं कि उन्होंने कहते हैं कि संविधान सभा में वकीलों और नेताओं का बोलबाला था, और कहा जाता है कि समाज के अन्य वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व ही नहीं मिला। कहा जाता है कि अन्य वर्ग जो थे उनको तो पर्याप्त प्रतिनिधित्व ही नहीं मिला, इसमें तो वकील और राजनीतिक ही व्यक्ति थे। और कहा जाता है कि इसीलिए क्या होता है कि वकीलों और राजनीतिक को प्रभुत्व के कारण ही क्या होता है कि संविधान का आकार बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा संविधान हो जाता है, और भाषा भी जटिल हो जाती है। यही कारण बताते हैं कि वकील और राजनीतिक इतने पढ़े लिखे लोग थे कि भाषा का जटिल प्रयोग किए हैं, यही कहना है। ठीक है, फिर कहा जाता है कि यह तो हिंदुओं का प्रभुत्व है, इसमें हिंदू का प्रभुत्व अधिक है, इसमें तो अन्य लोगों का तो प्रभुत्व ही नहीं है, हिंदू का अधिक प्रभुत्व है। इसमें एक व्यक्ति हैं, कहते हैं लॉर्ड विस्काउंट, कहते हैं कि यह तो हिंदुओं का निकाय था। इनका नाम याद रखिएगा, लॉर्ड विस्काउंट कहते हैं कि हिंदुओं का निकाय था। इसी प्रकार विंस्टन चर्चिल कहते हैं कि यह तो केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व था।
चर्चिल कहते हैं कि एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व है, और विस्काउंट कहते हैं कि हिंदुओं का निकाय है। इस तरह हमने संविधान की आलोचना को देख लिया। कहा कि ये पहला कहा कि ये प्रतिनिधि निकाय नहीं थी, दूसरा कहा कि संप्रभुता का अभाव था, तीसरा कहा कि समय की बर्बादी है, फिर चौथा कहा कि कांग्रेस का प्रभुत्व है, फिर कहा कि वकीलों राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व है, फिर कहा कि हिंदुओं का प्रभुत्व है। इस तरह संविधान की आलोचना होती है। आप लोग अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ से कुछ आवश्यक तथ्यों को देखें तो दोस्तों यह आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कहा जाता है कि जो संविधान सभा की प्रतीक यानी मोहर थी वह हाथी का प्रतीक था। किसका प्रतीक था? हाथी के प्रतीक को अपनाया गया था। फिर अगर बात करें सर B.N. राव को, तो सर B.N. राव को संवैधानिक सलाहकार यानी कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। फिर अगर बात करें H.V.R. अयंगर को, तो यह संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। सचिव नियुक्त किया गया था A.V.R. अयंगर को। फिर अगर बात करें L.N. मुखर्जी को, तो L.N. मुखर्जी को मुख्य प्रापुकार यानी कि चीफ ड्राफ्टमैन नियुक्त किया गया था A.L. मुखर्जी को। फिर अगर बात करें प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इनका नाम वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ये संविधान के प्रमुख सुलेखक थे। सुलेखक मतलब कैलियोग्राफर थे, लिखे थे। मूल संविधान की अगर बात करें तो इटैलिक शैली में ये हस्तलिखित किए थे। क्या किए थे? हस्तलिखित किए थे। ओके, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इनका नाम याद रखिएगा। फिर अगर बात करें मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण सजावट, तो यह शांति निकेतन के कलाकारों ने किया था, और जिनमें नंदलाल बोस और बीर राम मनोहर सिन्हा शामिल थे, ठीक है। फिर अगर बात करें मूल प्रस्तावना को, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित किया गया एवं बीर राम मनोहर सिन्हा द्वारा ज्यामितीय और सौंदर्यकृत अलंकृत किया गया था, ठीक है। सौंदर्यकृत और अलंकृत किया गया था। फिर अगर बात करें हम मूल संविधान में हिंदी संस्करण के सुलेखन की, हिंदी संस्करण के सुलेखन किसने किया था? तो वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया था, जिसे नंदलाल बोस ने सुंदर ढंग से अलंकृत और ज्यामितीय किया था, ठीक है। तो हिंदी सुलेखन किसने किया? तो वसंत कृष्ण द्वारा और नंदलाल बोस द्वारा सुंदर ढंग से अलंकृत और ज्यामितीय किया गया, ठीक है। इस तरह अगर बात करें दोस्तों, तो अगर बात करें संविधान का हिंदी पाठ यानी कि संविधान के हिंदी पाठ की, पहले तो अंग्रेजी में ही लिखा गया, तो हिंदी पाठ की अगर बात करें तो हिंदी भाषा में पहले संविधान में कोई पाठ कोई प्रावधान नहीं किया गया था। बाद में 98वें संशोधन अधिनियम हुआ 1987 में, इसके द्वारा ही एक संशोधन हुआ और संविधान के भाग 22 में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 94 क, और इसी के द्वारा निम्न प्रावधान किए गए। ये प्रावधान क्या क्या है तो देखिए नीचे दिया हुआ है, आप लोग पढ़िए अपना, ठीक है। इसमें लिखा गया है कि इस प्राधिकरण के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा कराए गए अनुवाद का प्रकाशन इस प्रकार है। राष्ट्रपति द्वारा अनुवाद कराया गया था। कहा गया था दोस्तों कि संविधान का हिंदी में अनुवाद, यदि इसमें किसी प्रकार का संशोधन की आवश्यकता होगी तो केंद्रीय अधिनियम द्वारा हिंदी के लिए स्वीकार किए गए भाषाई रूप एवं शब्दावली को ही अपनाया जाएगा। जो केंद्र अधिनियम अपनाएगा उसी को अपनाया जाएगा, ठीक है। संविधान के सभी संशोधन प्रकाशन से पहले सम्मिलित किए जाएंगे। जितने भी संशोधन है वे प्रकाशन से पहले सम्मिलित किए जाएंगे। और कहा गया कि दोस्तों कि संविधान में प्रत्येक संशोधन का जो अंग्रेजी में हिंदी का अनुवाद किया जाए। जितने भी संशोधन है वे सबको अंग्रेजी में है तो हिंदी में करेंगे। और इस तरह कहा गया कि हिंदी पाठ का वही अर्थ लगाया जाएगा जो अंग्रेजी के मूल पाठ में विहित है, और यदि अर्थ लगाने में कोई असुविधा उत्पन्न होती है तो राष्ट्रपति इसका उपयुक्त परीक्षण करेंगे। इस पॉइंट को याद रखिए कि अगर कोई असुविधा उत्पन्न होती है तो कौन परीक्षण करेंगे? तो राष्ट्रपति इसका परीक्षण करेंगे, ठीक है। और कहा गया कि संविधान के प्रत्येक संशोधन का जो अंग्रेजी में है हिंदी का अनुवाद किया जाएगा और इस हिंदी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा, ठीक है। अगर अंग्रेजी में है तो उसे हिंदी में अनुवाद किया जाएगा, उसे हिंदी भाषा का प्राधिकृत समझा जाएगा। इस तरह आज हमने चैप्टर 2 को समाप्त कर लिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।